हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री का आज है लेक्चर नंबर 5, और 5 में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कौन कौन से रूल की जरूरत पड़ी उसको भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले कुछ बात लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन शेल, कॉमा सबशेल और ऑर्बिटल in an atom of an element is called इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको इसे बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। जो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम जो दिखाने का तरीका होता है वो होता है हमारा NLX। ठीक है, जहां N का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L का मतलब क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। X का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? जिसे आप देखते हो किताबों में लिखा होता है 1s2। ठीक है, तो जहाँ ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। S जो होता है वो क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और क्योंकि S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को। और ये जो 2 होता है वो किसको दिखाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं 1s2 में बात करूँ तो N की वैल्यू कितनी है? 1। L की वैल्यू बताओ। S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। बात समझ में आई? जैसे आपने देखा होगा बुक में लिखा होता है 3d4, तो ये 3 किसको दिखाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। मैं अगर पूछूं आपसे N की वैल्यू कितनी है तो 3 बोलोगे। L S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है। D के लिए L के लिए कितना होता है भाई? 2। ठीक है, ठीक है। जैसे लिखा होता है किताबों में 4p2 4p3 है ना, एक नंबर 2p3 लिखते हैं भाई, 2p3। अब इसमें ये 2 किसको दिखाता है? 2 दिखाता है किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, N को। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। N की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2। और L की वैल्यू P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1। और ये जो 3 है ये किसे दिखा रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आई? इसको नोट करिए। और अब हम पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सीखने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करिए? नोट कर लीजिए। उसके बाद रूल्स से सीखते हैं कौन कौन से रूल्स है अपने। कर लिए? नोट कर लिया? मिटा दो, मिटा दो। तो सबसे पहला रूल आता है अपना, जिसका नाम है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज अंकल ने क्या कहा? पाउलीज अंकल ने कहा कि no two electrons in an atom have same value of all 4 quantum number. At least one must be different। ठीक है, पाउलिस ने क्या
क्या कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फॉर क्वांटम नंबर, एटलीस्ट वन मस्ट बी डिफरेंट, एक डिफरेंट होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या था इनका कि जैसे मान लीजिए लिखा हो 1s2 है ना, है तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, ये सब पिछले लेक्चर में बता रखा हूँ। s में एक डब्बा होता है, बता रखा हूँ ना, बता रखा हूँ। ये किसको दिखाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये 2 किसको दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए हमने, भर दिए। ठीक है, ठीक है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ तो इसके लिए n की वैल्यू बोलो, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1। l की वैल्यू बोलो, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। ml की वैल्यू बोलो, -L2 + L होता है तो 0 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू कितनी होगी 1, l की वैल्यू क्योंकि s है तो 0 होगा, ml भी क्या होगा 0 होगा। अगर मैं स्पिन की बात करूं तो देखो ये ऊपर की तरफ है तो +हाफ ले सकता हूं, है ना, है। और ये नीचे की तरफ है तो इसकी s की वैल्यू क्या ले सकता हूं -हाफ। ठीक है, ठीक है। तो देखो इन 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आई, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग आई। तो यही बोला है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। सारे के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं आएगी, कम से कम एक डिफरेंट आएगा। जैसे इसमें दे सकते हो स्पिन की वैल्यू +हाफ है, इसमें कितनी है -हाफ। बात समझ में आई, आई। ठीक है, ठीक है। जैसे लिखा हो कहीं 2p2, p में कितने डब्बे होते हैं भाई 3, है ना, p में 3 डब्बे होते हैं। सिखा रखा हूँ सब पहले के लेक्चर में सिखा रखा हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन भरने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, भर दिए। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो n की वैल्यू बोलो, ये 2 दिख रहा है। l की वैल्यू बोलो, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है। ml की वैल्यू बोलो, अभी ml की वैल्यू बाद में बात करेंगे। इसके लिए n बोलो 2, इसके लिए l बोलो, l बोलो, अरे p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब जरा ml, तो देखो ml की वैल्यू क्या होती है, ml होता है अपना -L2 + L, है ना, हाँ। तो l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 1 है तो -1 2 + 1 होगा ml की वैल्यू। तो -1 भी 0 भी 1, 3 वैल्यू हो सकती है। मतलब मान लेते हैं इसके लिए ml की वैल्यू अगर 1 आई तो इसके लिए ml की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 हो जाएगा। अगर इसके लिए हम ml की वैल्यू -1 ले तो इसके लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 होगा, सॉरी। इसके लिए 0 और ये क्या हो जाएगा 1। अगर इसके लिए हम ml की वैल्यू 0 ले ले तो इसके लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और -1। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये आ गया, मतलब ml की वैल्यू 3 आएगी। अब इसके लिए एक फिक्स कर दिया तो एक इसके लिए रख दिया तो 2 बच जाएंगे ना, तो ये 2 इसके पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर स्पिन की बात करूं तो क्योंकि ऊपर है तो +हाफ, स्पिन की वैल्यू ऊपर है तो +हाफ। हमारा एज्यूम्पशन है, मैंने पहले बताया था, हम चाहे तो ऊपर को प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। जैसे स्पिन के लिए -हाफ भी ले सकते हैं, -हाफ भी ले सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, अभी रुक जा, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने पास मान लीजिए 3d2 हो, d में कितने डब्बे होते हैं 5, हाँ या ना, हाँ। तो 5 डब्बे खोल लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया, भर लिया। अब जरा इसके लिए बात करते हैं, n की वैल्यू कितनी होगी 3, l की वैल्यू बोलिए, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2। अब जरा ml की वैल्यू बताओ, तो ml की वैल्यू क्या होती है -L2 + L। l कितना है 2, तो -2 2 + 2, मतलब -2 भी, -1 भी, 0 भी, 1 भी और 2 भी। मतलब इसके लिए ml कितना हो गया, एक वैल्यू ले लो, जैसे -2 ले लिया तो इसके लिए ml की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 0 1 2। इसके लिए ml की वैल्यू मान लो -1 है तो इसके लिए ml की वैल्यू कितना रहेगी -2 0 1 और 2। मान लीजिए इसके लिए ml की वैल्यू आपने 0 रख ली तो इसके लिए ml की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 -1 1 और 2। मान लीजिए इसके लिए आपने ml की वैल्यू 1 रख ली तो इसके लिए ml की वैल्यू -2 -1 0 और 2। मान लीजिए इसके लिए आपने ml की वैल्यू 2 रख ली तो इसके लिए ml की वैल्यू क्या क्या खुल जाएगी भाई -2 -1 0 और 1।
ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों का s की वैल्यू बोलो तो ऊपर लियो तो प्लस हाफ ले सकते हो, तो इसके लिए भी प्लस हाफ क्योंकि दोनों ऊपर है। वैसे ही s की वैल्यू माइनस हाफ भी ले सकते हैं, हमारा एजम्पशन होता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है अपने को? देना तो चाहिए, दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो पॉलिश स्क्रीन ने कहा कि किसी भी एटम में चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आएगी, कम से कम एक तो डिफरेंट होगा ही, और वो कोई सा भी हो सकता है। बात समझ में आई? एग्जांपल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। देखो इसमें पहला दूसरे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, बाकी की डिफरेंट है। एस की दोनों का सेम है, इसका सेम है, लेकिन इनकी एमएल की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। तो यही हमारे पॉलिश अंकल ने हमको समझाया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला रूल बात करते हैं। अगला अंकल से पहला अंकल तो थे पॉलिश, दूसरे अंकल हैं होम्स। क्या? होम्स। तो अगला रूल लिखेगा होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगला क्या है? होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? लिखेगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, इन सबशेल will not start until each and every orbital got singly occupied electron with parallel spin, ठीक है, ठीक है। फोर्स रूल ने क्या कहा कि आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हर एक डब्बे को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए पैरेलल स्पिन में। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या दे दिया 2p3 है ना, p है, p में कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे। ठीक है, ठीक। ऐसे एक मिनट, इससे पहले एक बात वो लिखवाना है। पहली बात वो लिख लिया, दूसरी बात लिखना है जो मल्टीप्लिसिटी होता है, मल्टीप्लिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई? स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। तीसरी पॉइंट लिखना है कि मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू मॉड s प्लस 1, जहाँ s का मतलब क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है। अगर इसको एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे मान लीजिए अपने पास 2p3 दे रखा है ना? है। p है, p में कितने डब्बे होंगे भाई? p में कितने डब्बे होंगे? 3 डब्बे होंगे ना? होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने वाला ऐसे भी भर सकता है, भर सकता है। ठीक है, केस नंबर 1 ले लेते हैं। केस नंबर 2 लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भरना है भाई, 3 डब्बे हैं अपने पास, तो हो सकता है वो ऐसे भी भर दे, है ना? है। तीसरा केस ले लेते हैं, भरने वाला तो कैसे भी भर सकता है भाई, कोई भरने को तो ऐसे भी भर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चौथा केस ले लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ऐसे ही भर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल केसेस है। अब जरा आप बताएं, अब हम जज करेंगे कि कौन सा केस सही है। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हम निकालेंगे मल्टीप्लिसिटी। क्या निकालेंगे? मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे? 2 मॉड s प्लस 1, s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो पहले केस में ऊपर है तो इसको प्लस हाफ ले लो,
ये भी ऊपर है तो प्लस हाफ, ठीक है, और ये भी ऊपर है तो इसको ले लो प्लस हाफ, इसको भी प्लस हाफ, इसको भी प्लस हाफ। तो ओवरऑल एस की वैल्यू कितनी आएगी, तीनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगी। तो इसकी अगर मल्टीप्लिसिटी निकालूं मैं, मल्टीप्लिसिटी तो 2 इंटू मॉड एस मतलब 3/2 प्लस 1, ये कट गया तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 4। उसी तरह इसकी मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, देखो नीचे की तरफ है तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी -3/2। तो मल्टीप्लिसिटी निकालो तो 2, और देखो मॉड ऐसा है, मॉड क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना दो, तो 3/2 प्लस 1, ये कट गया तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी 4। बात समझ में आई। उसी तरह जरा इसकी बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी की। तो देखो ये ऊपर है तो प्लस हाफ, ये नीचे है तो माइनस हाफ, ये ऊपर है तो प्लस हाफ, तो प्लस माइनस कट जाएगा ना, कट जाएगा, मतलब स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, है ना, है। तो इसके लिए एस की वैल्यू 1/2 आई तो मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, कट गया तो मल्टीप्लिसिटी कितना आएगी 2। ठीक है, ठीक है। इसी तरह इसकी बात करें तो ऊपर है तो प्लस हाफ, ये ऊपर है तो प्लस हाफ, और ये नीचे है तो माइनस हाफ, तो ये कट जाएगा। तो इसके लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, कितनी आएगी 2 आएगी। तो देखो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू इस केस में कितनी आ रही है 4, इस केस में भी कितनी आ रही है 4, इसमें 2, इस केस में भी 2। तो मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो मतलब इन दोनों, इन चारों केस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इन दोनों की होगी। बात समझ में आई। तो देखो हम समझ में क्या कहा कि हम पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, पैरेलल स्पिन में मिलना चाहिए। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, पैरेलल स्पिन में मिला, सब ऊपर की तरफ है। इसमें देखो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और सब नीचे की तरफ है, पैरेलल स्पिन होना चाहिए। अब मान लो इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन भरना होता तो इसको पॉजिटिव स्पिन में भर देते हैं। बात समझ में आई। तो ये था हमारा होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, मिटा दो, मिटा दीजिए। तो ये था अपना होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके और एग्जांपल्स लेते हैं अभी, रुक जाइए। जैसे मान लीजिए अपने पास 2p4 होता, 2p4, ठीक है। तो p है, p में कितने डब्बे होते हैं भाई, p में डब्बे होते हैं अपने पास 3, है ना, है। 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा पैरेलल स्पिन में, दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन भर लिया, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में भर दूंगा। या ऐसे भर दो, या इसको ऐसे भी भरा जा सकता है। 3 डब्बा है, सबको पैरेलल दे दो, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो पैरेलल स्पिन में, और चौथे को ऐसे भर दो। ठीक है, ठीक है। तब पेयरिंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा फिर हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास होता है 3d4, 3d6, तो d में कितने डब्बे होते हैं भाई, 5 डब्बे होते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं 6, तो एक एक दे दो, सबको पहले पहले स्पिन में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। 6 इलेक्ट्रॉन बनना है, सबको दे दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन में भर दो। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। या इसको आप ऐसे भी भर सकते हो, दोनों सही माना जाएगा। कैसे, वो देखो ये कैसे भरोगे, वो देखो। जैसे 6 1 2 3 4 5, सॉरी ये तो भर चुका ना मैं, इसको आप ऐसे भी भर सकते हो, 1 2 3 4 5 और एक पर स्पिन। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स की फिल करोगे डब्बों में, मतलब ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगले एंगल है अफबाउ। अगला पढ़ेंगे अफबाउ रूल्स। क्या, अफबाउ रूल्स, अफबाउस रूल। अफबाउ रूल्स क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट
स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर filled in subshell according to increasing order. It states that electrons are filled in subshell according to increasing order of energy. ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। बात समझ में आई। तो अब और उसने क्या कहा कि स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सबसेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स की हम फील किसमें करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के, और जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा उसको सबसे पहले भरेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 हुई तो इसके लिए सिर्फ क्या पॉसिबल होगा, 1s। n की वैल्यू 2 हो गई तो इसके लिए क्या पॉसिबल होगा, 2s और 2p। n की वैल्यू 3 होगी तो इसके लिए 3s भी हो सकता है और 3p और 3d। वैसे ही अगर n की वैल्यू मान लेते हैं 4 हो गई तो इसके लिए 4s पॉसिबल है, 4p पॉसिबल है, 4d पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है। वैसे ही n की वैल्यू 5 हो गई तो 5s, 5p, 5d। फिलहाल d तक ले लेते हैं, आगे भी हो सकता है। ठीक है, n की वैल्यू 6 हो गई तो 6x, 6p। n की वैल्यू 7 हो गई तो 7s। ठीक है। तो इस अब हमें की एनर्जी का बात करें तो इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे बोले, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। एक मिनट ऐसे 1 देखो, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, 5s2। एनर्जी ऑर्डर दिख रहा है आपको, देखो 1s2 ऐसे, फिर ऐसे जाना है, फिर 2s2 आएगा, फिर ऐसे जाना है, फिर 2p6, 3s2, फिर ऐसे जाना है, फिर 3p6, 4s2। तो एनर्जी ऑर्डर की बात करूँ तो क्या आएगा, निकल के क्या आ रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ठीक है, 3d10, फिर क्या आएगा 4p6, फिर 4p6, फिर क्या आएगा 5s2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं ना, तो 5s2, फिर क्या आएगा 4d10, 5p6, फिर 6s2। तो फिलहाल अपना काम इतने तक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना काम आपको ना यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा गया है और ये आपको याद करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद कर लीजिए, उतने ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अगर मैं 1s2 और 2s2 में बात करूँ तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी 2s की। 1s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 1s में भरते हैं, फिर 2s में। अगर मैं 2s और 2p की बात करूं तो एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, 2p की ज़्यादा होगी। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, 2s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी। क्या होगी, एनर्जी लेवल कम होगी। बात समझ में आ रही है। तो इसको नोट करिए, साइड में इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए डब्बे में, इसको याद करना है। क्या करना है, याद। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना है। कौन सा, 1s2, एक मिनट, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2
और 3d10। यहाँ तक आपको मस्ट है, 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपके याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। अब 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और सिखा देता हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला ऑर्बिटल नोटेशन, ऑर्बिटल नोटेशन। दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है। और तीसरा होता है कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म। ठीक है, कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस की। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखना पड़ेगा कि नोबल गैस या इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86 इनका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो जब भी हम कंडेंस्ड फॉर्म लिखेंगे ना, इन हम नोबल गैस की हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कार्बन है, कार्बन कितने पे आता है, 6 पे, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, इसकी मदद से 1s2, 2s2 और 2p2। याद है ना, ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का दिखाता है, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल नोटेशन। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल नोटेशन। अब इसको हम ऐसे भी भर सकते हैं। देखो, s में कितने डब्बे होते हैं, 1। s में कितने डब्बे होता है, 1। अब p में कितने डब्बे होते हैं, 3, है ना। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर दिया। तो इसको और आपने डायग्राम क्या करा है, ऑर्बिटल बना दिया। तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। कंडेंस्ड फॉर्म में क्या होगा कि देखो, जैसे हीलियम नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है। तो ये इससे जगह क्या लिख दोगे, सीधा हीलियम। फिर क्या लिखोगे, 2s2 और 2p2। 1s2 ना लिख के क्या लिख दोगे, सीधा हीलियम। तो ये क्या आ गया, ये जो नोटेशन है, ये कौन सा नोटेशन है, कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म। बात समझ में आई। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले इसको, कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए, अब जरा नोबल गैस को अगर साइड में लिख लेते हैं हम लोग, ताकि अपने को काम आ जाए। नोबल गैस बोलो, या इसी को हम इनर्ट गैस बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये 2 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 36 पे आता है, ये 54 पे आता है और ये 84 पे आता है। ठीक है, ठीक है। अब 1 से लेकर पहले 10 तक एलिमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन आता है भाई, हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10वां नियॉन। ठीक है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हो गए। दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन के बाद दिखाई नहीं दे रहा, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। फिर 9वां पे क्या आएगा, फ्लोरीन। 10वां पे क्या आएगा, नियॉन। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसका क्या लिखूंगा, 1s1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या लिखूंगा, 1s2। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s1। देखो 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूंगा। ठीक है, ठीक है। और चाहो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, नो कंडेंस फॉर्म में। कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1s2 की जगह क्या लिख दोगे, हीलियम,
और फिर क्या लिख दोगे 2s1। ठीक है ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको अभी कंडेंस्ड फॉर्म पीरियोडिक टेबल में अच्छे से कराऊंगा। ठीक है ठीक है, ये बस मैंने आपको इंफॉर्मेटिव बता दिया। फिलहाल अभी हम सिर्फ ऑर्बिटल नोटेशन, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल नोटेशन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है ठीक है। जैसे बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2। इसके पीछे लॉजिक क्या है आपको ये याद हो जाएगा, 30 तक लिखते लिखते आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो कंडेंस्ड फॉर्म हम पीरियोडिक टेबल में सीखेंगे। ठीक है ठीक है। बोरॉन 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 4 1 5 2 4 1 5। कार्बन में 1s2 2h2 2p2। नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4। समझ में आया? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह फ्लोरीन में बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5, 5 और 9 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। नियोन में 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ठीक है। तो ये हमारा 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। एक बार नोट करिए जल्दी से, उसको आगे बढ़ते हैं। कल ये नोट कर लिया। अब 10 से आगे बढ़ते हैं, 10 से आगे बढ़ते हैं। अब 10 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है। 11 पे कौन आता है भाई? सोडियम। 12 मैग्नीशियम। 13 एल्यूमिनियम। 14 सिलिकॉन। 15 फास्फोरस। 16 सल्फर। 17 क्लोरीन। 18 पे आर्गन। 19 पे पोटेशियम। 20 पे कैल्शियम। ठीक है ठीक है। दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुको, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। तो 20 पे कौन आता है भाई? कैल्शियम। इधर लिखते हैं। ठीक है ठीक है। सोडियम 11 पे आता है, 11 इलेक्ट्रॉन भरो। 1s2 2s2 2p6, 10 भर दे, 6 4 10 और 3s1 ले लेना। फिर इसका भरोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो कितने हो गए? 12 हो गए। और फिर 3p क्या ले लोगे? 1 ले लोगे यहाँ से। इसके भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसका भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। उसी तरह इसका भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसका भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s1। ठीक है ठीक है। उसी तरह कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का क्या भरोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हो गया 20 तक। ठीक है ठीक है। तो ये होगा 11 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको लिखने आना ही चाहिए। ठीक है ठीक है। आया समझ में? आया। नेक्स्ट आप सीखते हैं 20 से लेकर 30 तक एलिमेंट। मिटा दो मिटा दो। अब देखो 21 से लेकर 30 तक। 21 पे कौन आता है? स्कैंडियम। 22 पे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। 26 पे आयरन। 27 पे कोबाल्ट। 28 पे निकल। 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। तो SC लिखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट। स्कैंडियम को लिखना हो तो 21 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ठीक है। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। उसी तरह इसका 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। आपने ये लिखा होगा पर ये गलत है। क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शन, जो आपको याद रखना पड़ेंगे। एक्सेप्शन, ठीक है, लिख लीजिएगा साइड में। दिखाई तो दे रहा है, पहले ये बताओ। हाँ, तो ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं। इसका सही क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। तो जो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो हाफ फील्ड है, इसके हाफ फील्ड होने की वजह से इसके पास क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा, तब इसको वहां पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। मैग्नीज 1s2 2s2, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शन होते हैं, बाकी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। वैसे निकल का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। पर ये क्या होता है? गलत। इसका सही क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, होते हैं ना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है? फुल फील्ड। फुल फील्ड, और फुल फील्ड होते इसके पास क्या जाती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। उसके बाद जिंक के बारे में बात करते हैं। दिखाई दे रहा है? दे रहा है। वैसे हम जिंक की बात करें तो जिंक कितने पे आता है? 30 पे। जिंक 30 पे आता है भाई, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें आपको सिर्फ दो ध्यान रखने पड़ेंगे या याद रखने पड़ेंगे। वो दो कौन से हैं? क्रोमियम और कॉपर। ये दो एक्सेप्शन होते हैं। क्रोमियम हाफ फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, जबकि कॉपर फुल फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 1 था। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें इसको थोड़ा और हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।